हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी गंगवार। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो क्या लिखा है, सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया के दो प्रमुख बिंदु अध्यापक व विद्यार्थी होते हैं। हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया, इसमें मेन रोल जिनका होता है वो पहला नंबर अध्यापक, दूसरा विद्यार्थी। इन दूसरों के बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। अगर विद्यार्थी उपस्थित होगा, अध्यापक नहीं होगा तो भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी, और अध्यापक होगा, विद्यार्थी नहीं है तो भी नहीं होगी, और विद्यार्थी है, अध्यापक नहीं है तो भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए हमारा अध्यापक विद्यार्थी दोनों का होना आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि विद्यार्थी हमारे कितना क्रियाशील है या फिर कितने एक्टिव हैं। अब आगे देखते हैं हम। अविक्रमित अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया की एक आधुनिकतम विधि है। जो हमारा अविक्रमित अनुदेशन या फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग जो था, उसमें क्या है, शिक्षण प्रक्रिया की एक मॉडर्न विधि है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। अब क्या, जो एक प्रोग्राम्ड लर्निंग हमारी जो क्या हो गई, हमारी एक आधुनिकतम विधि हो गई, जो अध्यापक व विद्यार्थी के मध्य क्या करती, संतुलन या फिर बैलेंस बनाने की कोशिश करती है दोनों के मध्य। अब हम बात करते हैं जो हमारा अविक्रमित अनुदेशन है। इस तकनीकी की अगर जन्मदाता की बात करें तो इसके जन्मदाता कौन है, हमारे BF स्किनर। इसके क्या है, जन्मदाता। अब सामान्य भाषा में हम जो अविक्रमित अनुदेशन है उसको ही अविक्रमित अधिगम कहते हैं। अब एक डेफिनेशन है, सूसन मार्कले, इन्होंने बताया अविक्रमित अनुदेशन है पुनः प्रस्तुत की जाने वाली क्रिया विधि है जिसकी सहायता से व्यक्तिगत रूप से छात्र के व्यवहार में मापन योग्य विश्वसनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। इन्होंने बताया ये क्या है, सबसे पहले पुनः प्रस्तुत की जाने वाली विधि है जिसकी सहायता से व्यक्ति के गत रूप से, जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति के गत रूप से छात्रों के व्यवहार में मापन योग्य, मतलब जो मापन योग्य विश्वसनीय परिवर्तन है उसको लाया जा सकता है। फिर दूसरी डेफिनेशन है हमारी BF स्किनर। इन्होंने कहा जो अविक्रमित अनुदेशन है वो शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। क्या बताया इन्होंने, शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान। अब बात आती है जो हमारे अविक्रमित अनुदेशन है इसकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी बात करते हैं हम। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला क्या है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अधिगम विधि है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसमें पाठ्य वस्तु को क्रम रूप में अनुदेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत किया जाता है। यह स्वतः अध्ययन की आदत का विकास करने में सहायक है। इस विधि के द्वारा बालक स्वयं अध्ययन की आदत का विकास कर सकता है। इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यही मैंने इससे पहले वाली में भी बताया कि कोई भी प्रकरण हुआ उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लिया जाता है और क्रमबद्ध रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या है, बालक अधिक क्रियाशील होता है, मतलब बालक की एक्टिवनेस होती है वो अधिक होता है या एक्टिविटी अधिक करता है। फिर इसकी सहायता से कठिन प्रत्ययों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। आप पूरा एक प्रकरण ले लीजिए, कोई बहुत कठिन है उसको एक साथ पढ़िए, या फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़िए, तो आपको कब अधिक समझ में आएगा, जब आप उसे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे समूह में बांट लेंगे। फिर इससे विद्यार्थियों के व्यवहार का पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो तुरंत इससे में क्या होता है, फीडबैक भी दिया जाता है विद्यार्थी को। फिर अध्यापक की उपस्थिति के बिना विद्यार्थी सरलता व सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसी विधि है इसमें अध्यापक की उपस्थिति अगर नहीं भी होती तो भी विद्यार्थी अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सरलता और सुगमता से। इसमें पदों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब तर्क के रूप में क्रम बाई क्रम टॉपिक को व्यवस्थित किया जाता है। फिर अविक्रमित अनुदेशन के क्या क्या हमारे सिद्धांत हो सकते हैं। पहला हमारा क्या है, लघु पदों का सिद्धांत। दूसरा सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, लघु पदों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। दूसरा सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब बालक होता है इसमें अधिक सक्रियशीलता या फिर अधिक सक्रिय रहता है। तीसरा हमारा तत्काल पुनर्वर्ण का सिद्धांत, मतलब फीडबैक हमें तुरंत मिलता जाता है इस विधि में। फिर स्वगति का सिद्धांत, मतलब स्वयं गति से सीखना। फिर स्व परीक्षण का सिद्धांत, इसमें स्वयं बालक अपना परीक्षण भी कर लेता है। अविक्रमित अनुदेशन के अगर प्रकार की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होता है। नंबर 1 रेखीय अविक्रमित या फिर लीनियर, दूसरा शाखीय
या फिर ब्रांचिंग। तो कितने टाइप के हो गए हमारे? 2। नंबर 1 रेखीय अपकिर्मित अनुदेशन, दूसरा शाखीय अपकिर्मित अनुदेशन। अब देखते हैं हम रेखीय अपकिर्मित अनुदेशन क्या होता है। तो रेखीय अपकिर्मित अनुदेशन की बात करते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे हम हमारा शाखीय अपकिर्मित अनुदेशन या फिर शाखीय अधिगम अपकिर्मित अधिगम की। अनुदेशन की जगह आप अधिगम भी लिख सकते हैं। तो क्या है, इसको सन 1964 में क्या है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर ने दिया। कितनी सन में दिया? 1964 में। कहाँ के थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? BF स्किनर, उन्होंने दिया। अगर हम इसकी जन्मदाता की बात करें तो भी BF स्किनर है, और अगर रेखीय अपकिर्मित अनुदेशन किसने दिया उसकी बात करें तो भी BF स्किनर ही हैं। इसको रेखीय अनुदेशन कहते हैं या फिर रेखीय अधिगम कहते हैं। रेखीय अपकिर्मित अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ होता है, इसके उससे ही पता चल रहा, रेखीय मतलब रेखा, एक सीधी रेखा का कार्यक्रम से है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सीधी रेखा के कार्यक्रम से है। इसमें विद्यार्थी प्रारंभिक विभाग से अंतिम विभाग तक सीधी रेखा में चलता जाता है। मतलब व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया तो वह एक क्रम में सीधी रेखा में चलता जाता है प्रारंभिक विभाग से अंतिम विभाग तक। फिर क्या, इस विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रत्येक पद पर बालक की अनुक्रिया होती है, जिसका संबंध अंतिम विभाग से होता है। जैसा कि डायग्राम में मैंने बताया गया है, यहाँ से शुरू हुआ पूर्व विभाग से या फिर प्रारंभ विभाग से, कहाँ पर जाके खत्म होता है? अंतिम विभाग तक चलता रहता है। किसमें? एक सीधी रेखा में। इसमें विषय वस्तु को क्या, एक क्रमबद्ध तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, और बालक क्या करता है? प्रत्येक पद पर अनुक्रिया करता है, और जिसका संबंध किससे होता है? हमारा अंतिम विभाग से। अब देखते हैं इसकी आगे क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी एक के बाद एक फ्रेम या सोपान में बढ़ता चला जाता है। पहले इस फर्स्ट पे आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एक सीधी रेखा में बढ़ता चला जाता है और ज्ञान अर्जित करता रहता है। अगर विशेषता की बात करें हम कि हमारे रेखीय अपकिर्मित अनुदेशन की क्या क्या विशेषताएं, तो इसमें एक ही फ्रेम में विद्यार्थी पढ़ते हैं व अनुक्रिया करते हैं। मतलब एक फ्रेम बना दिया गया, इसी में विद्यार्थी पढ़ेगा, इसी में अनुक्रिया करेगा। इसमें विद्यार्थी अनुकरण के लिए एक ही रास्ता अपनाते हैं। मतलब विद्यार्थियों अगर कुछ सीखना होता तो सभी विद्यार्थी एक ही रास्ता अपनाएंगे इसमें सीखने के लिए। फिर है नंबर 3, इसमें गलतियां होने की संभावना कम रहती है। हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी होने की संभावना कम रहती हैं। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी स्वयं की गति से कार्य करता है, और जो प्रत्येक विद्यार्थी है वो अनुकरण के लिए रास्ता तो एक अपना रहा है, लेकिन वह अपनी स्वयं की गति से प्रत्येक विद्यार्थी कार्य करता है। दूसरी बात करते हैं हम, रेखीय की बात हो गई। दूसरा हमारा शाखीय अपकिर्मित अनुदेशन या फिर हमारा ब्रांचिंग लर्निंग प्रोग्राम। इसको आंतरिक अपकिर्मित भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम आंतरिक अपकिर्मित भी कहते हैं या फिर आंतरिक अधिगम भी कहते हैं। उसको किसने दिया था? सन 1964 में दिया था। किसने? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? हमारे BF स्किनर, उन्होंने दिया था। और इसको सन 1950 ईस्वी में किसने दिया? नॉर्मन क्रॉडर ने। उसको BF स्किनर ने, इसको नॉर्मन क्रॉडर ने दिया। इसके अनुसार इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों या फ्रेमों में व्यवस्थित करने की अपेक्षा इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो संपूर्ण विषय वस्तु है उसको एक प्रत्यय के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी इनमें से एक के सही उत्तर को चयनित करता है, फिर उस पद में दिए गए संकेत के अनुसार कार्य करता है। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक प्रत्यय के रूप में हम क्या करते हैं? प्रत्यय के रूप में बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? उसमें विद्यार्थी अपने सही उत्तर को चयनित करता है। फिर से आगे देखते हैं, इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रहता है, मतलब विद्यार्थी फ्री रहता है। यदि इसमें विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो उसे निदानात्मक फ्रेम की ओर संकेत दिया जाता है। इसमें तुरंत फीडबैक भी दिया जाता है। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपको तुरंत निदानात्मक फ्रेम में भेजा जाएगा। फिर आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे, उस सही उत्तर देने के बाद ही आप नेक्स्ट फ्रेम में जाएंगे। फ्रेम की ओर संकेत दिया जाता है जहाँ पर उसकी गलती का कारण पता चलता है। मैंने आपको बताया, अगर आपने फ्रेम 1 में गए, यहाँ पे आपने गलत उत्तर दिया, उसके बाद आप तुरंत उपचारात्मक या निदानात्मक फ्रेम में जाएंगे और उसकी गलती का पता लगाएंगे कि आपने कहाँ पर क्या गलती की है।
फिर सांख्यिकीय अनुदेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक तो विषय वस्तु का फ्रेम हो सकता है, एक फिर निदानात्मक फ्रेम हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें विद्यार्थी की कमजोरी के लिए उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है, वह सही आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उसके में क्या उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है, तुरंत फीडबैक दिया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को तुरंत पृष्ठपोषण दिया जाता है कि आपने आंसर सही दिया है या फिर गलत दिया है। इसमें अधिक जानकारी भी दी जाती है। इसका प्रयोग उच्च शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो हमारे उच्च या हाई लेवल पर शिक्षण उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर दोष की बात करें तो क्या आगे बहुत अधिक महंगी का है, इसमें खर्चा अधिक होता है, इस विधि में समय भी अधिक लगता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र नहीं रह पाते, क्योंकि उनमें फ्रेम बन में गए, अगर उन्होंने गलत दिया तो उन्हें दोबारा उपचारात्मक या रेमिडियल फ्रेम में भेजा जाता है, तो वो इतनी स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।